हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं इनके तुलसी। आज के क्लास 12th केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज के सीरीज में 2012 का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और यह वीडियो इस 2012 में जो क्वेश्चन पूछी गई थी क्लास 12th केमिस्ट्री में, तो उसका हम 2 पार्ट बनाए हैं वीडियो। पूरे डिटेल से पूरे एक्सप्लेन करके आपको हमने समझाया है पूरे कॉन्सेप्ट के आधार पर। आप चाहें तो 2 पार्ट में इसको वीडियो देख सकते हैं। तो एक पहला पार्ट जो होगा आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, 1 से लेकर 10 तक, वहाँ तक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सेकेंड पार्ट में आपका जो है वह सेकेंड पार्ट में अलग क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो आपको देख सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे, या हम सबसे ऊपर जो होगा आइकन होगा, ठीक है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए पहले हम आपको इसका सारा आंसर बता देते हैं, फिर उसके बाद आपको पूरा डिटेल से सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी? तो 4 होगा। कैसे होगा आप बस इंतजार कीजिए, उसका सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा थोड़ी देर में, मतलब अभी इसी वीडियो में। क्वेश्चन कहता है कि 5% केन शुगर जिसका मोलिकुलर मास दिया है 342, आइसोटोनिक है, 1% घोल X के साथ X का अनुभार कितना होगा? तो कितना होगा? 68.4 होगा। ठीक है, इसका आंसर कैसे होगा? इसका सॉल्यूशन दिया गया है, आप इसी वीडियो में बने रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन लाइफिलिक कोलाइड से? तो गोंद होगा। क्या होगा? गोंद होगा। कैसे होगा? आप बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्टी में पाई जाती है? तो एल्युमिनियम होगा ना, 4 गसीय होगा। ठीक है, या पूरा कॉन्सेप्ट दिए हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेते हैं तो किसी भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, बस बने रहिए इसी वीडियो में। कहता है निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो F2 होगा। ठीक है ना, इसके आधार पर पूरा बेस उस पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ, वो कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो गया, ठीक है, समझ गए, तो आपको इसके आधार पर तरह तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन आपको आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम है? तो अधिकतम होगा फास्फोरस का होगा। कैसे होगा? बने रहिए मेरे साथ। निम्न में कहता है किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? तो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। NiCl4 चार्ज 2 होगा। कैसे होगा? बने रहिए मेरे साथ, आपको सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा अभी तुरंत। ठीक है, इसी वीडियो में। समान सूत्र CnH2n+2 का वाले यौगिक है, इसमें कौन है? एल्केन है। कैसे है? मिलेगा थोड़ी देर में। कहता है कि निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व तो नहीं है? तो क्या होगा? मैंगनीज। इसका आंसर होगा 100%। समझ गया। ठीक है, निकेल का ऑक्सीजन अवस्था कितना होगा? तो 0 होगा। ठीक है ना, आशा करता हूँ इसको समझने में कहीं प्रकार दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन दिक्कत हुई होगी तो आपका पूरा सोल्यूशन इसी वीडियो में है, आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं इनके तुलसी। क्लास 12th केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज के सीरीज में 2012 का पूछे हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा, तो आइए हमारे साथ बने रहिए। मैं ऐसा करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार का समझने में दिक्कत नहीं होगी। और आज के इस सॉल्यूशन सीरीज में मैं आपको वो सारा ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं जो आपको बहुत काफ़ी पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि सोडियम ऑक्साइड Na2 में सोडियम का कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है? मतलब सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का उपसंयोजन संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा आपका 4 होगा। क्या होगा जी? 4 होगा। ठीक है, आप इसको हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी? 4 होगी। अब आइए कुछ आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, और इसके आधार पर क्वेश्चन अगर आएगी तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे मदद मिल जाएगा। तो आइए हम इसको थोड़ा सा बतलाने की कोशिश करते हैं। चलिए, देखिए, हमेशा याद रखना कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, अगर हम एग्जाम्पल के आधार पर आप देखिएगा, एग्जाम्पल के आधार पर क्वेश्चन पूछे, या ज्यामिति के आधार पर क्वेश्चन पूछे, या कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर क्वेश्चन पूछे, जिस तरह भी पूछे, तो BO3 चार्ज उसका -3 है। ठीक है, तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3। तो उसकी ज्यामितीय आकृति कैसा होगा? त्रिकोणीय समतलीय होगा। क्या होगा? ये रेयर केस में क्वेश्चन आता है, ये आता नहीं है। जब भी आपको आएगा 4, 6, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर आएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको है, आप हमेशा याद रखना। ठीक है, देखिए ZNS, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
कहता है ZnS जिंक सल्फाइड, ZnS, ZnO, CuCl क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, और यहाँ आपको दिया हुआ है देखिए Na2O। इस सब का ज्यामितीय आकृति जो होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, उपसंयोजन संख्या होता है 4 होता है। आप हमेशा इसको याद रखना, चाहे ZnS करके आवे क्वेश्चन या Na2 करके आवे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4 होगा, और ज्यामितीय आकृति पूछे तो याद रखना टेट्राहेड्रल होता है। उसी तरह आपका देखिए सोडियम क्लोराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आती है, कहता है कि सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो हमेशा याद रखना कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6, और उसकी आकृति कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा उसका आकृति कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, और जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा उसका क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल, 4 होगा तो टेट्राहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 8 हो, तो उसका ज्यामितीय आकृति कैसा होता है, क्यूबिक होता है, घनीय होता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आपका दिया है CsCl, सीजियम क्लोराइड, क्या है आपका, यहाँ देखिए आप दिया हुआ है CsCl। एक मिनट थोड़ा सा हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, यहाँ इस जगह है ना, CsCl, CsBr, TiCl, TiBr ना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको अगर है तो वो है आपका ये वाला, ठीक है, CsCl, सीजियम क्लोराइड की ज्यामितीय आकृति क्या होता है, क्यूबिक होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। इस तरह का याद रखना, ठीक है। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, Zn सल्फाइड या सोडियम ऑक्साइड का ज्यामितीय आकृति टेट्राहेड्रल और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। चलिए इसको आप याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपना कॉपी कलम लेके बैठिए और इसको लिखते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कहता है कि 5% केन शुगर, मतलब इच्छू शर्करा जिसको हम सुक्रोज कहते हैं, चीनी कहते हैं, उसका अनुभार दिया हुआ 342 दिया हुआ है, आइसोटोनिक है। क्या है जी, आइसोटोनिक। 1% घोल X के साथ वो अभिक्रिया करता है, तो समझिए इस तरह से, तो X क्या कहता है, अनुभार कितनी होगी, मतलब 5% केन शुगर जिसका अनुभार दिया हुआ है 342 है, वो आइसोटोनिक है ना, लेकिन 1% जो घोल है वो X से अभिक्रिया करता है। वो X क्या है, वो कौन सा है, जैसे मान लीजिए 5% केन शुगर है ना, तो केन शुगर आपको यहाँ दिया हुआ है और उसका अनुभार कितना है, 342 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि 1% घोल है वो X के साथ करता है, तो उस X का अनुभार क्या होगा, जिस तरह ना यहाँ आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कहता है X का अनुभार कितनी होगी ना, जैसे चीनी है तो चीनी का अनुभार आपका यहाँ दिया हुआ, स्पष्ट रूप से दिया हुआ, अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा 342 से। तो 5% मतलब क्या, 100 ml में 5 भाग क्या है आपका केन शुगर है, ठीक है। तो इसका अनुभार दिया हुआ है 342 दिया हुआ है। 1% घोल है वो X से अभिक्रिया करता है, उसका मोलिकुलर मास ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो वही इसका आंसर क्या होगा, 68.4 होगा। क्या होगा, 68.4 होगा। कैसे होगा, तो आइए यहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं। एक मिनट थोड़ा सा, देखिए हमने सारा सॉल्यूशन कर दिया है, अब आप समझने में किसी प्रकार दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम जानते हैं आइसोटोनिक है ना, तो आइसोटोनिक क्या होता है, नियत तापमान पर 2 घोलों का परासरण दाब क्या होता है, समान हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा पाई1 बराबर CRT, आप जानते हैं परासरण दाब बराबर क्या होता है, परासरण दाब बराबर क्या होता है, पाई बराबर CRT ये होता है, आप इतना जानते हैं, ये आपको इतना पता है ना, ये आपको इतना पता है। तो पाई1 बराबर CRT है ना, 2 घोल है, तो एक घोल के लिए पाई1 बराबर C1RT, दूसरे घोल के लिए हो गया आपका पाई2 बराबर CRT हो गया। तापमान क्या होगा, नियत होगा, आइसोटोनिक जब ये होगा तो ताप नियत होगा, कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा। तो यहाँ क्या होगा, पाई1 और पाई2 क्या होगा, समान हो जाएगा। जब ये समान हो जाएगा तो
C1RT बराबर C2RT। यहाँ R क्या हुआ, कट जाएगा, TT क्या हुआ, कट जाएगा। और हम जानते हैं सांद्रता बराबर क्या होता है, N/V होता है। वॉल्यूम कितना लेंगे, 100 ml लेंगे। और हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, W/M होता है। C बराबर जानते हैं N/V होता है ना। तो देखिए यहाँ C1 बराबर C2 हो गया, तो इसका क्या होगा, N1/V1 बराबर N2/V2, ठीक है ना। तो हम जानते हैं N क्या है, मोल है। मोल बराबर क्या होता है, वेट बाय मोलिकुलर मास होता है। तो इसका यहाँ मान हम यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा W1/M1 इंटू V1, यहाँ हो जाएगा W2 बराबर M2 इंटू V2, ठीक है। WN का वैल्यू दिया हुआ है ना, 5% चीनी है, मतलब इक्सु शर्करा है, केन शुगर है। तो 5% 100 भाग में है, तो 5 ग्राम हो गया, चीनी हो गया ना। और ये मोलिकुलर मास दिया हुआ 342 दिया हुआ है, गुने 100 मतलब वॉल्यूम 100 हो गया। वहाँ 1% आपको दिया हुआ है, जो दूसरा है वो एक्स का परसेंटेज दिया हुआ है, कितना, 1% दिया हुआ है। और वॉल्यूम 100 हो गया, उसका मोलिकुलर मास हमें पता नहीं, तो M2 में ज्ञात करना है। आप क्या करोगे, 100 ये कट जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ M2 बराबर कितना होगा ना, 68.4 होगा ना। इतना आपका आंसर होगा। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको इसको समझने में किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अब आते हैं ना। ये पूरे सॉल्यूशन आपको हम दे रहे हैं, जो आपको इस तरह का सॉल्यूशन समझने में आपको बहुत मदद मिलेगा और आपको नेक्स्ट एग्जाम में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है, निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है। तो लायोफिलिक कोलाइड जो होगा यहाँ क्या होगा, गोंद होगा। क्या होगा जी आपका लायोफिलिक कोलाइड, क्या होगा यहाँ गोंद होगा, ठीक है। सॉरी एक मिनट, लायोफिलिक कोलाइड क्या होगा यहाँ गोंद होगा, ठीक है ना। कैसे होगा देखिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम देने जा रहे हैं, आइए हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए लायोफिलिक क्या होगा, गोंद होगा। लायोफिलिक कोलाइड्स का एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं। अभी जैसे मान लीजिए आपको गोंद दिया हुआ है, हो सकता है एग्जाम में आपको इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्टिव में आपका ये ऑप्शन रह सकता है, स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, रबर ना। स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, रबर इत्यादि, ये सारे आप याद रखना है लायोफिलिक कोलाइड्स। खासकर स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, रबर को जरूर याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, रबर क्या है, लायोफिलिक कोलाइड्स। लायोफिलिक कोलाइड्स क्या होता है, वैसा कोलाइड्स होता है जिसमें परिचित प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम, तो डिस्पर्स्ड फेज एवं डिस्पर्सन मीडियम के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, लव होता है, प्रेम होता है ना। वो एक आकर्षण बंधन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं ना। उसको हम बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं। इसी को बोलते हैं द्रव स्नेही, द्रव रागी कोलाइड्स कहते हैं या सॉल कहते हैं ना। तो इसको याद रखना, स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, रबर क्या है आपका लायोफिलिक कोलाइड्स है, ठीक है। आशा करता हूँ इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपट्टी में पाई जाती है। तो एल्युमिनियम, धातु पूछ रहा है ना कि तत्व पूछ रहा है। अगर तत्व पूछता तो वो ऑक्सीजन होगा, ठीक है। धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी भूपट्टी पे, ये जो है भूपट्टी पे सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई पाया जाने वाला एलिमेंट है, सॉरी धातु है, मेटल है, तो वो क्या है आपका एल्युमिनियम है। क्या है, एल्युमिनियम। तो इसका आंसर आप हमेशा याद रखना, ठीक है। आइए इसका हम कुछ बेसिक चीज़ देने जा रहे हैं आपको, और इसके आधार पर क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में, अगर इसके आधार पर क्वेश्चन अगर आता है तो, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना। देखिए यहाँ हम आपको सारा चीज़ दे दिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम ना। भार के विचार से, बार वेट के अकॉर्डिंग तत्व का परसेंटेज कितना होता है। देखिए ऑक्सीजन कितना है, 46.6%। देखिए अलग अलग बुक में इसका परसेंटेज थोड़ा सा ऊपर नीचे दिया रहता है, इसलिए घबराना मत, ठीक है। तो यहाँ याद रखना हमेशा, ऑक्सीजन का कितना है, 46.6% है, सिलिकॉन का 27.7% है, एल्युमिनियम का 8.3% है, Fe का लोहा का है 5.1% है, कैल्शियम का 3.6% है, सोडियम का 2.8% है, मैग्नीशियम का 2.1% है, ठीक है। तो अगर पूछे
कि हमारे पृथ्वी पर मतलब भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट कौन है, तत्व कौन है, तो आप हमेशा याद रखना ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तत्व पूछे तब, अगर ऑप्शन में ऑक्सीजन ना रहे तब आप लगाना क्या? सिलिकॉन। तब आप ऑप्शन में अगर ना ऑक्सीजन आपको ऑप्शन में ना रहे तब आप सिलिकॉन पे टिक लगाना। ठीक है ना। ऐसा भी पूछ सकता है कि क्या कहते हैं कि भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले दूसरे स्थान पर तत्व कौन सा है, तो सिलिकॉन। तीसरे स्थान पर कौन है, तो एल्युमिनियम। तत्व की बात कहे तब। लेकिन अगर पूछे एग्जाम में कि भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है, मेटल कौन है, तो वो प्रथम स्थान पे क्या है? एल्युमिनियम है। दूसरा स्थान पे लोहा है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारा विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में और क्या कहते हैं गैस पेपर में, मॉडल पेपर में आपको गलतियाँ आंसर दी रहती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑक्सीजन अगर तत्व पूछे भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन। ठीक है ना। धातु पूछे तो एल्युमिनियम। ठीक है, वो धातु पूछे तो ऑक्सीजन, उपधातु पूछे सिलिकॉन। ठीक है, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो ऑक्सीजन है। धातु कौन है, तो एल्युमिनियम है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अगर ऑक्सीजन ऑप्शन में ना रहे तो आपको सिलिकॉन रहेगा, तो सिलिकॉन पर टिक लगाना अगर तत्व पूछेगा तब। ठीक है, धातु पूछेगा तो प्रथम स्थान पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तो एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए आपको आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि कहता है कि निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो क्या कौन होगा? F2 होगा। ठीक है, फ्लोरीन। हमेशा याद रखना पूरे पीरियड टेबल में सबसे अधिक अगर उच्च शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या है? फ्लोरीन है। और सबसे शक्तिशाली रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो है आयोडीन है। ठीक है, इसका आइए हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम देने जा रहे हैं। ठीक है, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप याद रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको हो जाएगा और किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, इसको याद रखना हमेशा। देखिए, वर्ग में क्या होता है? ऊपर से नीचे को बढ़ते हैं तो आकार क्या होता है? बढ़ता है। और आवर्त में क्या होता है? बाएं से दाएं जाते हैं आकार क्या होता है? घटता है। तो वर्ग में जब जैसे हम ऊपर से नीचे को बढ़ेंगे तो क्या क्या बढ़ेगा और क्या क्या घटेगा, इस चीज़ को आप अगर याद कर लेते हैं तो इसके आधार पर जितना भी क्वेश्चन आएगा आपको सारा सोल्यूशन हो जाएगा। साइज बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा जी? आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगा, ऑटोमेटिक है ना। साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा, मतलब धातु के लक्षण बढ़ता है। आकार बढ़ने से क्या होता है? धातु के लक्षण बढ़ता है। ठीक है ना, धातु लक्षण क्या होता है? बढ़ता है। और वो धातु के लक्षण क्या होता है? आपका घटता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? मतलब वही ऑक्सीकारक क्या होता है? घटता है। वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर बढ़ोगे, आकार बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? घटेगा। ठीक है ना। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? वो बढ़ेगा। मतलब क्या? अपकारक बोलिए या अपचायक बोलिए, वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ हमने लिख दिया है, इसको आप याद रखना। साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। रेडियस बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। ठीक है, तो क्या क्या घटेगा? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलिए या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब आयनीकरण ऊर्जा या आयनन ऊर्जा। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, जिसको बोलते हैं आयनन विभव बोलते हैं या आयनीकरण विभव बोलते हैं, वो क्या होगा? साइज बढ़ने से घटेगा। और क्या घटेगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGN ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी क्या होगा? घटेगा जब साइज बढ़ेगा तब। या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? वो घट जाती है। और क्या होगा जी? साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होगा जी? विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन जैसे ही साइज जिसका छोटा होता है वह विद्युत ऋणात्मकता उसका सबसे अधिक होता है। इसलिए आप हमेशा
हमेशा याद रखना पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट है तो वो है आपका फ्लोरीन ना। क्यों? क्योंकि वर्ग में सबसे ऊपर रहता है, आकार छोटा होता है, आकार छोटा होगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान सबसे उच्च होगा। ठीक है, और क्या देखें, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA, शॉर्टकट में लिख दिया हम OA, मतलब क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, साइज बढ़ेगा। जैसे साइज बढ़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन साइज जैसे बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अपचाय की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए आयोडीन का अपचाय गुण सबसे उच्चतम होता है। ठीक है, और रिएक्टिविटी अगर पूछे क्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता के आधार पर क्वेश्चन अगर आवे तो हमेशा याद रखना जिसकी साइज ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों रिएक्टिव होगा? क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा, आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, वो अधिक रिएक्टिव होगा। आशा करता हूँ कि इसको समझने में किसी प्रकार दिक्कत नहीं होगा। चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप कॉपी पेन लिख लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिए और लिखिए, और इसके आधार पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको सोल्यूशन आसानी से हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना, ये एंटीबायोटिक कैप्सूल कोर्स है, ठीक है, जो हमने आपको दे दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है? तो किसका होगा जी इसमें बताइए। देखिए एल्युमिनियम जो है वर्ग 13 का एलिमेंट है, फास्फोरस जो है सोडियम फास्फोरस वर्ग 15 का होता है, सिलिकॉन 14 का हो गया, मैग्नीशियम 2 का वर्ग हो गया। आपको अभी तुरंत हिंट्स दिए हैं, पढ़ा है तुरंत, पूरा एंटीबायोटिक अभी कैप्सूल कोर्स तुमको आपको हम दिए ना। ठीक है, जैसे याद रखना कि साइज जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल मान कम होगा, और साइज जिसका छोटा होगा वो क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल मान क्या होगा जी, सबसे अधिक होगा। याद रखिए वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ते साइज बढ़ता है, आकार बढ़ेगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल मान घट जाएगा। आवर्त में क्या होता है, बाएं से दाएं हो जाते हैं, साइज घटेगा मतलब क्या, वर्ग ना, वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक जाता है। ठीक है ना, तो वर्ग आवर्त में जाएंगे, बाएं से दाएं की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या होगा जी, बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ P है, मतलब फास्फोरस जो है वर्ग 14 का एलिमेंट है, तो इसकी साइज सबसे छोटा होगा, तो आयनिक विभव का मान क्या होगा, सबसे उच्च होगा। आइए इसको हम आपको पूरा बेसिक से इसका कॉन्सेप्ट आपको हम यहाँ भी दे चुके हैं, फिर भी एक बार आपको हम ध्यान दिला देना चाहते हैं, है ना। अभी तुरंत पढ़ाए हैं आपको। देखिए साइज जिसका छोटा होगा ना, साइज व्युत्क्रमानुपाती किसका है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का है कि नहीं ना। जो यहाँ आपको हम तुरंत अभी दिखाने की कोशिश की है, इस जगह देखिए, इस जगह है ना, साइज है ना, व्युत्क्रमानुपाती IP या I मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल आप बोलिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका ये होगा, ठीक है। तो ये किसका है, 5 का आंसर है, 5 का है, छठा। देखिए हम साफ यहाँ सब कुछ लिख दिए हैं, इसको नहीं याद रखना आप, ठीक है ना। साइज जो होता है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। साइज जिसका छोटा होगा, ठीक है, उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल मान सबसे उच्च होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम यहाँ डील कर रहे हैं, ठीक है। कहीं मत जाइए और हमारे साथ बने रहिए, आपको सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ठीक है। अगला कहता है निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है, मतलब किसकी आकृति टेट्राहेड्रल होगा। आप इसको सारा चीज़ निकाल कर देखना ना अपना, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ और इसका पूरा सोल्यूशन भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि चारों का बताना थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको हमने इस तरह से समझा दिया है। देखिए इसमें क्या होगा, D होगा। आप हमेशा याद रखना, एक चीज़ याद रखना, अगर लिगेंड्स कैसा हो, वीक लिगेंड हो, क्या हो जी, वीक लिगेंड हो ना। अगर लिगेंड्स कैसा वीक लिगेंड हो, मतलब दुर्बल लिगेंड हो, तो उसका चांस रहता है अधिकांशतः, ठीक है ना। यूँ समझिए ना, अगर पैरामैग्नेटिक करके आवे, रंगीन करके आवे ना, तो अगर वीक लिगेंड होगा तो वो हमेशा रंगीन होगा। क्या होगा जी, रंगीन होगा, और वह पैरामैग्नेटिक होगा। अगर लिगेंड्स कैसा हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, ठीक है, तो
उस स्थिति में क्या होता है, वो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक दोनों होता है ना, तो वहाँ थोड़ा सा ये ट्रिक टेक्निक काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसलिए कि फिर भी हम इसको हम सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, ठीक है। और आप अगर इतना याद कर लोगे तो मुझे आशा है कि आपको कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आइए इस चीज़ को हम देखने की पूरी कोशिश करते हैं और समझने की पूरा कोशिश करते हैं। देखिए जी, निकिल है ना, NiCl4 चार्ज -2 है। सबसे पहले हम निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे जी, ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले हम इसका ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, जिसका निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं, x y z जो मानना है मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ Ni का x मान लिए, Cl का चार्ज होता है -1 होता है, तब -1 गुने 4 बराबर चार्ज ऊपर है -2, तो -2 हो गया। आप जब कैलकुलेशन करोगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2 होगा, ठीक है ना। हमेशा से +2 के फॉर्म में आप इसको लिखना। चलिए नेक्स्ट आपको करना क्या है, अब देखिए नेक्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ, ठीक है ना। देखिए यहाँ है आपका निकिल का जो आप इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालोगे तो आर्गन तक 18 होता है, 3d8 होगा और 4s2 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से निकाल दीजिए तो कितना होगा, 3d8 होगा, 4s0 होगा। कितना होगा जी, 4s यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब 3d में सिर्फ 8 ही रहेगा ना। तो निकिल आप यहाँ देखिए, पहले यहाँ 1 मिनट थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ देखिए निकिल NiCl4 2- आयन में निकिल का आप जब इस तरह का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालोगे तो देखिए इसमें डी में कितना होता है, 5 ऑर्बिटल होता है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेगा इसमें ना 3d में, और बचेगा कितना 3, तो फिर जोड़ा हो जाएगा। देखिए कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना है जी, 2 इलेक्ट्रॉन। 4s में क्या है, एक भी नहीं है। 4p में क्या है, एक भी नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, sp3 प्रसंकरण का निर्माण करेगा। देखिए क्लोरीन कितना है, 4 है, तो 4 2 ना 8 ना, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसमें में एंट्री करेगा। कैसे करेगा, एंट्री करेगा, तो आइए इसको हम यहाँ दिखाते हैं। इस जगह है ना NiCl4 2- आयन का जो आप करोगे तो यहाँ कितना हो गया आपका, 1 मिनट, हाँ यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो यहाँ जो आप देख रहे हैं 2 जो इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा है, इस जगह जो भरा है ना, S में 2 और P में 6 है ना। तो 4 जो Cl मतलब क्लोरीन जो लिगेंड्स है, ये 4 क्लोरीन लिगेंड्स द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया, डोनेट किया गया ना। तो ये 4 जो क्लोरीन है, आप जानते हैं सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड्स जो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं ना। तो यहाँ 4 क्लोरीन लिगेंड्स जो है वह अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करता है और इससे क्या करता है, बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है ना। तब जाकर ये sp3 प्रसंकरण का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस जगह, ठीक है। तो इस तरह बना ना, देखिए तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, रंगीन होगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, रंगीन होगा। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सभी जोड़ा में पेयर्ड है, तो रंगहीन होगा और डायमैग्नेटिक होगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। देखिए S का 1 ऑर्बिटल, P का 3 ऑर्बिटल, इसलिए sp3 प्रसंकरण क्या होता है, निर्माण होता है। और sp3 जहाँ होगा हमेशा याद रखना वह टेट्राहाइड्रल होता है, ठीक, क्या होता है जी, टेट्राहाइड्रल होता है, ठीक है। और एक चीज़ और हमेशा याद रखना, यहाँ बेसिक चीज़ आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। वीक लिगेंड कौन सा है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है। देखिए X है ना, हेलोजन, चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, फ्लोरीन हो, आयोडीन कुछ भी हो, ठीक है ना, ये वीक लिगेंड होगा। OX हाइड्रोक्साइड आयन जो है वह वीक लिगेंड होता है तो बहुत सारा, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। C2O4 है, मतलब ऑक्जिलेट आयन है, ये वीक लिगेंड है। H2O जल है, वो क्या है, वीक लिगेंड। अगर ये कहीं भी आपको दिया रहे क्वेश्चन में तो हमेशा समझना वीक लिगेंड होगा, और वीक लिगेंड होगा तो वह पैरामैग्नेटिक होगा, रंगीन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये ब्रह्मास्त्र हमने आपको दे दिया, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कौन आपको अधिकांश क्वेश्चन में आपको यही 3 आएगा, ठीक है, NO2 ग्रुप, CN ग्रुप और CO ग्रुप।
और आपको एक मिल सकता है, हाँ ये भी रहेगा NH3। तो NH3 में थोड़ा सा सस्पेंशन हो जाता है, ठीक है। मतलब अमोनिया में, अमोनिया जो अगर रहेगा लिगेंड रहेगा तो ये डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक दोनों बनाता है, ठीक है। आपको ये ट्रिक टेक्निक हम दे रहे हैं, ठीक है। वो कैसे होगा, आप उस जब ये पूरा करोगे इस तरह से तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कौन डायमैग्नेटिक है कौन पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो NH3 ना, EN मतलब इथाइलिन डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है। लेकिन ये इतना जरूर याद रखना, NO2 CnCO अगर ये है लिगेंड के फॉर्म में किसी सेंटर में एटम से जुड़ा रहेगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर होगा तो हमेशा याद रखना क्या होगा जी ना, वो डायमैग्नेटिक भी हो सकता है पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है। इस तरह का अगर लिगेंड होगा, ठीक है, तो याद रखना वीक लिगेंड होगा तो पैरामैग्नेटिक हमेशा रहेगा। चलिए, तो आशा करता हूँ इसको समझने में किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निकेल का NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा, 0 होगा। कैसे, Ni को आप x मान लीजिए, CO कार्बोनिल का जो होता है चार्ज 0 होता है, 0 × 4 = 0, ठीक है। आपको यहाँ पूरा हम सोल्यूशन भी कर आपको हम यहाँ इस जगह दे रखे हैं। आइए इसको हम दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, ये हल्का था क्वेश्चन इसलिए इस जगह हम नहीं दी है आपको, होगा कहीं ना कहीं होगा ही। हाँ देखिए इस जगह है ना, देखिए जी इस जगह NiCO4 है ना, x मान लिया इसको, CO को 0 चार्ज होता है, गुने 4 = 0 इसलिए 0 = 0।